आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला की चिंता, बोले बड़गाम हमला सरकार को वासिर करने की साजिश। शाइना एनसी वर्सेस अरविंद सावंत विवाद पर बोले संजय राउत, कहा इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। महायुति में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान, कहा मैं टीम लीडर हूं। मंदिर के बोर्ड में सिर्फ हिंदू लेकिन वक्फ में चाहिए गैर मुस्लिम, टीटीडी के अध्यक्ष ने दिया बयान तो भड़के असदुद्दीन अवैसी। बैन के बावजूद दिल्ली में हुई आतिशबाजी का असर, दिवाली की रात कई जगह एक्यूआई पहुंचा 999, ज्यादातर लोग हुए बीमार। बटेंगे तो कटेंगे पर अखिलेश यादव बोले, नजरिया जैसा उनका नारा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कनाडा ने भारत को बताया दुश्मन देश, ट्रूडो सरकार ने लिस्ट में चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ डाला नाम। अब खबर विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले चिंता का विषय है और सवाल उठाया कि कैसे वर्तमान सरकार के तहत ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। अब्दुल्ला ने बड़गाम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। पर हमला किया गया बट फॉर्चुनेटली वो बच गए हैं, इंजर्ड दोनों हॉस्पिटल्स में। देखिए, इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। मजगमा जो तो हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता। हरियाणा चुनाव के संबंध में पार्टी की शिकायतों पर चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 9 अक्टूबर को वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 सीटों पर शिकायत की। हमारे पास दस्तावेज थे, हमने उन्हें प्रस्तुत भी किया, हमने चर्चा की और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जाँच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया, यह कोई जवाब नहीं है, हमारे विशिष्ट आरोप शिकायतें, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, उन पर कोई जांच नहीं की गई। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप एक चुनावी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप समझे कि आपका कर्तव्य क्या है। भी दे दिया, आप लोग भी रिप्लाई दे रहे हैं, क्या मामला समझा? देखिए, 9 तारीख को हमारे एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ नेता हम लोग गए, 10 लोग गए। 20 सीटों में हमारी शिकायत थी, 20 सीटों में शिकायत थी, कागजात थे, हमने सबूत भी दिया, पेश किया, बातचीत हुई और चुनाव आयोग ने कहा हम इसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, 20 दिन बाद हम 9 तारीख को मिले और 20 दिन बाद चुनाव आयोग का हमें जवाब आता है। वो जवाब ही नहीं है। जो हमारे स्पेसिफिक आरोप हैं, हमारे जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं, जो हमारी शिकायतें थी, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर तो कोई जांच नहीं हुई है। अपने आप को क्लीन चिट देते हैं और वो ही नहीं, वो लिखते हैं कि हमने आपसे मुलाकात की। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे, आपने क्या हम पर कोई एहसास किया है? हम राजनीतिक दल हैं, हमारा आपसे मिलना हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है। आप एक चुनावी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य पद से आप दूर नहीं है, निर्वाचन सदन कर्तव्य पद के पास ही है, पर आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? राजनीतिक दलों से मिलना, उनको सुनना। पर जो जवाब आता है, चौंका देने वाली जवाब है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कभी ऐसा जवाब नहीं पढ़ा है। और जैसे शिकायत अराजकता आप फैला रहे हैं, सिविल अनरेस्ट फैला रहे हैं। अरे ये क्या? एनसीपी नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक कहते हैं, यह साफ था कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो शिवसेना और बीजेपी दोनों विरोध करेगी।
लेकिन जिस तरह से पार्टी ने अंतिम क्षणों में मुझ पर भरोसा किया है और विज्ञापन भेजा, एबी फॉर्म दिया और मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाया, मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, आप इंडिपेंडेंट जाएंगे, लेकिन जब आपको एबी फॉर्म मिला उसके बाद बीजेपी जो है अलायंस में ही आपके साथ है, आपके एनसीपी के साथ है, लगातार विरोध करिए, किस तरह से देखें? क्योंकि लगातार हर दिन बीजेपी के नेता से एक ही कह रहा है कि हमारा साफ विरोध है कि आपके साथ। पहले से ही हमें अंदाजा था कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, ये हमारा विरोध करेगी। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास जताया और अंतिम क्षण में एबी फॉर्म भेजकर मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया, निश्चित रूप से मैं चुनाव पूरी ताकत से लड़ूंगा। और आज भी दबाव बन रहा है कि हमारा वे विरोध करेंगे, हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर शिवसेना का उम्मीदवार है ही है और यहाँ पे वो लड़ेंगे ही, ये हमें पूरी तरह से विश्वास है। लेकिन दादा ने कहा है कि 4 तारीख तक इंतजार करिए, तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अजीत पवार जी पे, पार्टी के नेताओं पे पूरा विश्वास है कि जनता की मांग पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता बदलाव चाहती है और जनता की जो भावनाएं हैं उसको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी और ऐसा कोई निर्णय पार्टी नहीं करेगी जिससे जनता निराश हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इसी बीच एक बार फिर से आरएसएस राज्य में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की प्लानिंग कर रहा है। हरियाणा चुनाव में भी आरएसएस ने इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसका फायदा बीजेपी को हुआ था। आरएसएस के सुप्रीम लीडर के अनुसार राज्य भर में मतदान जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 लाख से अधिक छोटी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस रणनीति में आरएसएस एक सुव्यवस्थित मशीनरी के रूप में काम करेगा। सूत्रों ने बताया कि आरएसएस इस अभियान के लिए 3 बड़े कार्यक्रम में आयोजित करेगा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाओ का नारा दिया था, इससे भाजपा को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके जवाब में आरएसएस संविधान सम्मान नामक एक विशाल अभियान शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताने का होगा कि कैसे कांग्रेस ने बार बार संविधान का अपमान किया है। इसके अलावा वो कैसे यूसीसी के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि जब आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो आप उसे बचाने की बात कैसे कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षाओं का सम्मान नहीं किया। मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी ने शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सावंत ने शिवसेना उम्मीदवार के लिए इंपोर्टेड माल शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं माल नहीं हूं, मैं महिला हूं। उद्धव ठाकरे चुप हैं, नाना पटोले चुप हैं, लेकिन मुंबई की महिलाएं चुप नहीं हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इलेक्शन कमीशन और महिला आयोग ने भी कॉग्निसेंस लिया है। ये एक जंग है महिलाओं के सम्मान के लिए। और जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैं इंपोर्टेड माल हूं, वहां उनके बगल में मुंबा देवी के आमदार अमीन पटेल जी हंस हंस के देख रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं, जब कोई भी व्यक्ति महिला हो या पुरुष काम के आधार पर चर्चा करना चाहती है, तब आप चर्चा नहीं करेंगे, आप डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। और हम टीवी डिबेट्स पे जाते हैं, चर्चा करते हैं, घर आते हैं। मैंने ठान ली। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत द्वारा शिवसेना नेता शाइना एनसी पर की गई टिप्पणी पर सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि शाइना एनसी का कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबा देवी से उम्मीदवार बाहर से आई हैं और वह एक आयातित माल है। अगर वह एक आयातित माल है तो यह एक महिला का अपमान कैसे हुआ। बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग,
बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इम्पोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इश्यू करने की जरूरत नहीं है भाई। विधानसभा निवडणुकीनंतर ओबीसी आरक्षण थांबवले जाणार आहे, त्यामुळे आरक्षणवादी जनतेने आपल्या पक्षाला पाठिंबा द्यावा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इसी महीने है। इसी के साथ महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जीत की तैयारियों के साथ इस बात की भी चर्चा है कि अगले सीएम के लिए चेहरा कौन होगा। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया है। महायुति के सहयोगी दल शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस गठबंधन में सब बराबर हैं, कोई पहले या दूसरे नंबर पर नहीं आता। फिलहाल मकसद केवल महायुति को जीत दिलाने का है। काम, डेवलपमेंट, राज्य का विकास, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन, यही तो हमारी सरकार ने किया है। इसलिए जो काम करेगा, जो इस राज्य का विकास करेगा, उसी के साथ जनता जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने प्रूव किया है, उबाटा जो है यूबीटी, उससे हम 13 जगहों पर लड़े थे सामने सामने, हम 7 जगह चुन कर आए। उनके जितने भी गढ़ थे वो हमने तोड़ दिए, ध्वस्त हो गए, जनता ने तोड़ दिए। और जो ओरिजिनल शिवसैनिक है, वोट शेयर है, वो धनुष-बाण के पास आया है, शिवसेना के पास आया है। तो इस चुनाव में भी उसी की पुनरावृत्ति होगी और महायुति पूरी ताकत से मेजॉरिटी पाएगी। और आप ही के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार चलेगी, आप ही होंगे मुखिया, आप ही होंगे सीएम दोबारा से? अभी तो मैं यहाँ टीम का लीडर हूँ, हमारी टीम काम कर रही है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। हमारे पास हम टीम बनकर काम कर रहे हैं और सामने मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मेरा चेहरा बनाओ, मेरा चेहरा बनाओ, ये क्या चल रहा है? अरे मुझे क्या मिला, इससे मैं जनता को क्या दूंगा, ये सोचने वाले लोग चाहिए। आज अगर उनके चेहरे पे ही उनकी आघाड़ी एमवीए में एक मत नहीं है तो महाराष्ट्र की जनता को कैसे हो। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी और जेएमएम के बीच सियासी तल्खी भी चरम पर है। जेएमएम को सत्ता से बेदखल करने के लिए जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी और रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं दोनों के पहुंचने से पहले ही हेमंत सोरेन ने सरायकेला बड़ा उलटफेर कर दिया है। उनके इस दाव से पूर्व सीएम चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सरायकेला चंपई सोरेन का गढ़ माना जाता है। वहीं पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा खेला कर दिया है। उन्होंने चंपई सोरेन के गृह क्षेत्र सरायकेला इलाके में कई युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कई महिलाओं को भी जेएमएम में शामिल करा दिया गया है। इससे सरायकेला सीट पर भाजपा का समीकरण कमजोर पड़ सकता है। हेमंत सोरेन की पार्टी के इस कदम से भाजपा की भी टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि चंपई सोरेन कुछ समय पहले तक भले ही हेमंत सोरेन के साथ थे, लेकिन अब वो झारखंड में उन्हीं के सबसे बड़े सियासी शत्रु भी हैं। ऐसा इसलिए कि सीएम पद से हटने के बाद उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया था। जेएमएम के इस कदम को सरायकेला में हेमंत सोरेन की ओर से सियासी सेंधमारी माना जा रहा है। हेमंत सोरेन सरायकेला सीट पर इस बार हाल ही में जीतना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस क्षेत्र की 4 से 5 अन्य सीटों पर भाजपा को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, तो एक्स पर एक पोस्ट कर भाजपा पर हमला बोल दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज गृह मंत्री, कल प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं पुनः उनके करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम झारखंडियों को बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें लौटा दें। झारखंड एवं झारखंडियों के विकास के लिए राशि अत्यंत आवश्यक है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान 2 चरणों में होना है। 23 नवंबर को मतगणना के बाद सरकार गठन की तस्वीर साफ होगी। इससे पहले राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा और सत्ताधारी दल जेएमएम के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना के बयान और उस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पलटवार का है। मामला सीएम हेमंत सोरेन के हलफनामों में उनकी उम्र का उल्लेख किए जाने से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा
भाजपा का संकल्प है कि हमारे सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2 लाख से अधिक खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। इंतजार कर रही है अपने भाई का, किसके माथे पर भाई दूज का टीका लगाएंगे। ये हादसा नहीं था, हत्या थी, और गठबंधन की सरकार को इसका जवाब देना होगा जनता की अदालत में। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा, और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में यह संकल्प भी है हमारा कि पेपर लीक की पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। और कोई दिन भाजपा की सरकार में, एनडीए के गठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं होगा कि जब मां को अपने बेटे का इंतजार करना पड़े और बाद में पथराई आंखों से वह अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष BR नायडू ने हाल ही में कहा था कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। टीडीपी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने टीटीडी के लिए 24 सदस्यों के साथ एक नया बोर्ड गठित किया था। यह बोर्ड तिरुमाला तिरुपति में दुनिया के सबसे अमीर मंदिर का प्रशासन देखता है। टीटीडी बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष BR नायडू के इस बयान पर अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने पलटवार किया है। 24 मेंबर बनाए गए, जिसमें जनाब BR नायडू साहब जो चेयरमैन हैं, उसमें जो 24 मेंबर्स है बोर्ड के, उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि टीटीडी का जो बोर्ड का जो सेक्शन है, सेक्शन 96, उसमें ये लिखा गया है, द पर्सन्स 96 सबसेक्शन 2, the persons appointed as members under subsection 1 shall be persons professing Hindu religion। तो जितने 24 मेंबर बनाए गए हैं टीटीडी के, वो पूरे के पूरे हिंदूज हैं, नॉन हिंदू नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 96 सेक्शन 96 को देखेंगे ऑफ पार्ट 14 ऑफ आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एक्ट 1987, तो वो प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को, और वो सेक्शंस आप बोलेंगे कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले रहना। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, तिरुमला देवस्थानम के सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन प्रोफेस करना। फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम, और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्टीज हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा बोलना ये है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को ये इख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल हैं, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 से मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना।
राजधानी दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद दिवाली की रात आतिशबाजी हुई। ऐसे में कई लोग हादसों का शिकार हो गए। अस्पतालों में पटाखों से झुलसने के 280 मामले सामने आए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी बर्न यूनिट वाले सफदरगंज अस्पताल में गुरुवार को सबसे ज़्यादा 117 मरीज पहुंचे। दूसरे नंबर पर एम्स में 48 और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में झुलसने के 19 मामले सामने आए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कल दिवाली मनाई थी और कुछ लोगों ने जो है परसों भी दिवाली मनाई थी। एक्चुअली दिवाली 2 दिन हो गई, तो दोनों दिन ही रिकॉर्ड टूट गया है। अगर हम लोग रात के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक लेते हैं, तो अगर पिछली मतलब दिवाली जो कल गई, परसों जो गई दिवाली, उसमें जो था हमारी करीब 320 के 18 के कॉल हुए। और इस बार जो है आज अगर आप आज का आंकड़ा लें तो इस बार रिकॉर्ड टूट गया, 400 क्रॉस कर गए। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। दिल्ली फायर सर्विस ने 24 घंटे के अंदर कभी भी इतनी कॉल कभी भी अटेंड नहीं की। आज तक का रिकॉर्ड है। गर्मियाँ आ गई, पुरानी दिवाली गई। इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो ज़्यादातर जो कॉल थी, मतलब काफ़ी कॉल जो है उसमें उसकी मिली जो कूड़ा करकट या कहीं गार्बेज पड़ा था। तो ये प्रतीत ये होता है मेरे को, ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी लगता है कि ये शायद पटाखे लोगों ने चलाए होंगे, कोई गिरा, कोई चीज गिर गई, कुछ उस वजह से हो सकती है। क्योंकि 100 कॉल एक बड़ा नंबर है, कूड़े करकट का, गार्बेज का, वो कॉल भी अटेंड की गई, क्योंकि हम सारी कॉल अटेंड करते हैं। गार्बेज भी पोल्यूशन देता है, तो उसको भी जल्दी से जल्दी बुझाते हैं। तो करीब 100 कॉल के आसपास आई। तो ये मुझे लगता है बिकॉज ऑफ क्रैकर ही होनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई ऐसा रीजन नहीं कि अचानक से एक रात में 100 कॉल कैसे आ सकती है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू होने के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी का रिजल्ट सामने आ गया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी को लेकर आए सर्वे में खुलासा हुआ है कि कई हिस्सों में दिवाली की रात AQI का स्तर 999 दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में 69% परिवार ऐसे हैं जिन पर प्रदूषण का सीधा असर दिखा है। दरअसल लोकल सर्किल्स ने दिल्ली में ग्राफ 1 लागू होने के तुरंत बाद 19 अक्टूबर को एक सर्वे किया था। भविष्य में उनका सामना कैसे किया जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि लोग क्या अनुभव कर रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से लगातार चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, इन तीनों को टारगेट करके लगातार जो है टीमें काम कर रही हैं ग्राउंड पे। और जो डस्ट पोल्यूशन है उसको और कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कल से हमने पूरे दिल्ली के अंदर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को सड़क पे उतारा है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे दिल्ली के अंदर चारों तरफ जो है वो पानी का छिड़काव करेंगे। पहले दिन भर में 8 घंटे का एक शिफ्ट में छिड़काव हो रहा था। अब ये 3 शिफ्टों में इनका छिड़काव चलेगा। 8-8 घंटे की इनकी शिफ्ट होगी, जिसमें 1-1 घंटे का ये ब्रेक करेंगे और ड्राइवर चेंज करेंगे, जिससे कि नियमित तौर पर और बड़े पैमाने पर वाटर स्प्रिंकलिंग के द्वारा जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वॉर बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इसके जवाब में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के पोस्टर वाले नारे को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से जमकर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है, जिसका नजरिया जैसा नारा उसका वैसा। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ने ये पोस्ट में लिखा है कि नकारात्मक नारे का भी असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक की सोच कर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकत समझ रहे थे, वो भी सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही बेचेगा। पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा।
कनाडा ने मौजूदा कूटनीतिक संकट के बीच फिर से ऐसी हरकत की है जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है। दरअसल कनाडा सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ राज्य विरोधी के रूप में लिस्ट किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनयिक तनाव के बाद भारत समर्थक हैकविस्ट समूह की ओर से कनाडाई वेबसाइट पर साइबर हमले किए जाने का आरोप लगाया गया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब ओटावा की ओर से नई दिल्ली पर कनाडा के अंदर सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने वाले अभियानों में शामिल होने के कई आरोप कई बार लगाने से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध चरमरा गए हैं। भारत ने हर बार कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। दोनों देश रिश्तों में कड़वाहट की वजह से अपने अपने राजदूतों को वापस बुला चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में सप्ताह की शुरुआत में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ लिस्ट करने के संबंधों में तनाव आ सकता है। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कहा गया है कि हमारा आंकलन है कि भारत सरकार की ओर से प्रायोजित साइबर थ्रेट पैदा करने वाले लोग जासूसी के उद्देश्य से कनाडा सरकार के नेटवर्क के खिलाफ साइबर थ्रेट एक्टिविटीज संचालित कर सकते हैं। हमारा मानना है कि कनाडा और भारत के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय संबंध कनाडा के खिलाफ भारत सरकार की ओर से प्रायोजित साइबर थ्रेट एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान की प्रमुख कैरोलिन जेवियर ने कहा था कि ये साफ है कि हम भारत को एक उभरते साइबर खतरे वाले अभिनेता के रूप में देख रहे हैं। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।